आज हम रिफ्रैक्शन का एक और प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। इस प्रैक्टिकल में हम जिस तरीके से लास्ट प्रैक्टिकल में हमने स्लैब का उपयोग किया था और स्लैब के थ्रू हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला था स्लैब के मटेरियल का, इसी तरीके से हम आज इस प्रिज्म को यूज़ कर रहे हैं। प्रिज्म को आप ये देख सकते हैं, प्रिज्म इस तरीके का एक शेप होता है, स्पेशल शेप होता है। ये देखिए, इसमें ये 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं और ये 2 फेसेस ट्रायंगुलर होते हैं। आज हम रिफ्रैक्शन के थ्रू इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने वाले हैं। ये क्राउन ग्लास भी हो सकता है, या फ्लिंट ग्लास भी हो सकता है, ये एक नॉर्मल ग्लास भी हो सकता है, या क्वार्ट्ज भी हो सकता है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हमारे पास एक स्पेशल फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले के थ्रू हमें कुछ 2 या 3 क्वांटिटीज़ होती हैं वो जो निकालना होती हैं। तो पहले हम उनको निकालेंगे और उसके थ्रू हम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। सबसे पहले एक प्रिज्म को हम वाइट शीट पे रख के प्रिज्म का आउटर सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए, हम इस तरीके से आउटर सरफेस ड्रॉ करते हैं। ये हमने आउटर सरफेस ड्रॉ कर लिया है। अब इस पे नॉर्मल जैसा कि आपने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में पढ़ा होगा कि नॉर्मल हमेशा अनडेविएटेड होता है। अनडेविएटेड का मतलब कि अगर नॉर्मल इंसिडेंट होता है तो हम यहाँ पे पहले 90 डिग्रीज़ का 90 डिग्रीज़ की वैल्यू हम ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, 90 डिग्रीज़ पे हम नॉर्मल बनाने वाले हैं। तो हमने ये नॉर्मल बनाया है। जो भी चीज़ इमेजिनरी होती है हम उनको डॉटेड लाइन में बनाते हैं। और एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा नॉर्मल से बनता है। तो आपको अगर नॉर्मल से लेना है, अगर आपको यहाँ से ये 60 डिग्री या 40 डिग्री का बनाना है या 55 डिग्री का बनाना है, तो आप उतना 90 में से रिड्यूस कर देंगे। चलिए, मैं जो एंगल बनाना चाहती हूँ मैं वो बना रही हूँ 40 डिग्री का। तो मैंने 40 डिग्री पे यहाँ पे मेज़र किया है, जो यहाँ से 50 है, लेकिन 90 होने की वजह से यहाँ से 40 आएगा। मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से मिला देती हूँ। अब 2 पॉइंट्स लेते हैं, सपोज दिस पॉइंट एंड दैट पॉइंट, इट इज़ P एंड इट इज़ Q। यहाँ पे हम 2 पिन्स लगाएंगे, आल पिन्स लगा देते हैं। देखिए, ये और ये। अब हम प्रिज्म को वापस अपनी जगह पे प्लेस करते हैं और दोनों पिन्स P और Q को जब हम दूसरी तरफ उसकी इमेज देखने की कोशिश करेंगे, ये फेज़ है हमारा, एक फेज़ है, इसके दूसरी तरफ वाले से हम देखना शुरू करेंगे। तो हम बेस लाइन को मिलाते हुए एक के पीछे एक पिन लगाएंगे। ये पिन वो पिन्स है जो हमको दूसरी तरफ से दिखाई दे रही हैं। हम दोनों पिन्स की इमेज को दूसरे साइड से देखेंगे और एक के पीछे एक पिन की इमेजेस को हम लगाएंगे। वहाँ पे हम आल पिन फिक्स कर देंगे। उसके बाद अब हमारा प्रिज्म का काम हो गया। हम अब प्रिज्म को हटा के एक दूसरी तरफ रख देते हैं और ये जो दोनों पिन्स हैं इनको हम इनसर्कल कर देते हैं। ये पिन है हमारी इमेज पिन। हम इनका नाम भी रख देते हैं, इसको लिख देते हैं R और S। अब इन पिन्स को हमें मिलाना है, तो इन पिन्स से निकलने वाली रेस को हम मिला देते हैं। और इस पॉइंट पे हम फिर से नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। तो नॉर्मल हमारा कहाँ से ड्रॉ होगा? ये 90 डिग्री, ये बेस लाइन है, 90 डिग्री हमने इसको ड्रॉ किया। फिर हम यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये हमारा दूसरा नॉर्मल है। ये हमारा इंसिडेंट रे थी, एक रे जो थी ये इंसिडेंट रे है। इसमें आप एरो बनाइएगा। फिर ये हमारी इमर्जेंट रे है। ये नॉर्मल है, ये दोनों आप इसको लिख सकते हैं N डैश एंड M डैश। अब ये दोनों पॉइंट्स, जो पॉइंट्स हमें मिल गए हैं, इन पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। तो प्रिज्म एक्चुअली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं कह सकते उसको, सोच लो आप। हाँ,
प्रिज्म एक ऐसा शेप होता है, इसमें इसकी एक स्पेशल क्वालिटी होती है कि जब रे एंटर करती है प्रिज्म में तो डेविएशन की वजह से, मटेरियल में वेलोसिटी चेंज की वजह से वो बेस लाइन के लगभग पैरेलल हो जाती है। तो ये प्रिज्म की एक स्पेशल क्वालिटी होती है। तो इस तरह से देखिए, ये लाइट यहाँ से ट्रैवल करते हुए यहाँ गई तो ये लगभग बेस लाइन के पैरेलल है, और इमर्जेंट रे मतलब कि ये रे बाहर निकल चुकी है। तो अगर रे यहाँ से एंटर करती है तो यहाँ पे बाहर निकलती है। अब हमको चाहिए एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन के लिए हम जो अगर ये मटेरियल, हमको ये देखना है कि रे कितनी डेविएट हुई है। मान लीजिए कि अगर ये डेविएट नहीं होती तो ऐसे सीधे चली जाती, और अगर ये इमर्जेंट रे को भी अगर हम ऐसे पीछे मूव करें तो हम यहाँ पहुँचेंगे। तो हमारा जो ये एंगल बना है, ये वाला एंगल बना है डेल्टा, इसको बोलते हैं डेविएशन। डेविएशन, अब इसको हमें मेज़र करना होता है, इस एंगल को। और इसके मतलब आप ये वाला एंगल मैंने 40 डिग्री लिया था। अब अगर आप इसको मेज़र करके देखेंगे तो ये एंगल हमारे पास आएगा 45। यहाँ से 40 और 5 पॉइंट्स और हैं तो ये 45 आ जाएगा। तो ये आया, जैसे समझ लीजिएगा कि ये 45 डिग्री है। इसी तरह हमें इंसिडेंट एंगल्स बढ़ाते जाना है और उसके बाद हम एंगल ऑफ डेविएशन नोट करते जाएंगे। एक समय ऐसा आता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं तो ये वैल्यू कम होती जाती है, और कम होने के बाद फिर से बढ़ने लगती है, तो वो हमारा मिनिमम डेविएशन होता है। देखिए, जैसे अगर मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री लिया हमने, तो हमारे पास आया रिजल्ट 45। फिर हम इसी को और बढ़ाएंगे तो 45 है, तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन अराउंड आ जाएगा 41। फिर अगर हम इसको लेते हैं 50 तो हमारे पास ये आ जाता है अराउंड 38 डिग्री। और वंस अगेन 55 डिग्री, तो ये हमारे पास फिर से आ जाएगा 50 डिग्रीज। ये 60 डिग्री बढ़ाते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 52। इस तरीके से ये वाला एंगल जो है ये कहलाता है मिनिमम डेविएशन। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार वैल्यूज़ जब एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा होती है, फिर एक बार थोड़ा कम होना शुरू होती है, फिर 50 डिग्री अराउंड हमने इस प्रिज्म में किया तो 38 आया, 55 पे 50 डिग्री, मतलब एक बार क्या हुआ कि एंगल ज़्यादा से कम हुआ और कम से फिर बढ़ना शुरू हुआ। तो ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है। और इसका हम जब फार्मूला यूज़ करते हैं तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए फार्मूला है म्यू इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 अपॉन साइन ए बाय 2। डेल्टा एम की वैल्यू हम वहाँ से निकाल लेंगे। ए हमारे पास ऑलरेडी 60 डिग्री दिया होता है। अब हम यहाँ पे वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास एग्जैक्ट म्यू की वैल्यू आ जाती है, जो कि फ्लिंट ग्लास या क्राउन ग्लास के लिए वही एक न्यूमेरिक होता है, कुछ भी जैसे 1.5 आ जाएगा। अगर आप क्वार्ट्ज ग्लास के लिए लेंगे तो 1.5 आएगा। ये फिर से डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इससे ये पता पड़ता है कि ये मटेरियल कितना ऑप्टिकल डेंसर है। इस तरीके से हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेविएशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो आप एक्स एक्सिस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लेंगे और वाई एक्सिस पे एंगल ऑफ डेविएशन ले लेंगे। तो जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखिए आपके पास एक वैल्यू ऐसी आती है जिसको हम ये डेल्टा एम बोलते हैं, जो कि हमारा इस ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये 38 डिग्री था। और ग्राफ इस तरीके से आता है कि देखिए पहले
पहले वैल्यूज़ जब हम जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं तो डेल्टा की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। एक वैल्यू ऐसी आती है जहाँ पे मिनिमम होती है और मिनिमम के बाद एक्सटेंड होना शुरू होती है, मतलब बढ़ना शुरू हो जाती है। तो देखिए ये इस तरीके से ग्राफ प्लॉटिंग होती है। एक आध वैल्यू हमारे जैसी ऐसी होती है कि ये एक्सक्लूडेड है, यानी ये वो हमारे ग्राफ पे नहीं आ रही, तो हम छोड़ के उसको आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये इसी तरीके से प्लॉट होता है। हमको डेल्टा एम निकालना होता है। हमें मेनली ये देखना होता है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू कम होने के बाद वैल्यूज़ आगे बढ़ रही हैं, तो हमारी डेल्टा एम की वैल्यू मालूम पड़ जाती है। यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं डेल्टा एम का और हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। इस तरीके से हमने प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर से निकाला है। और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो सभी प्रैक्टिकल्स लाइट में जो होते हैं वो हमेशा डार्क रूम में होते हैं, जहाँ पे हमको एक स्पेशल काइंड ऑफ लाइट फोकस करनी होती है। इसी प्रिज्म के थ्रू हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ ही साथ हम डिस्पर्जन भी निकालते हैं और डिफरेंट डेविएशंस निकालते हैं। लेकिन अभी जहाँ हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है तो हमें एम्पल अमाउंट ऑफ लाइट चाहिए होता है, जो हमें आसानी से मिल रहा है। और रिफ्रैक्शन के प्रैक्टिकल में आपको ये समझ में आ गया होगा कि लाइट हर मीडियम में अलग अलग तरीके से ट्रैवल करती है, इवन हर शेप में भी अलग अलग तरीके से ट्रैवल करती है। स्लैब में वो कुछ और किसी और तरीके से उसका ट्रैवल था और ये प्रिज्म में किसी और तरीके से इसका ट्रैवल है। यहाँ पे हमने ये ग्राफ प्लॉट कर लिया है, इससे हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेल्टा एम के थ्रू हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। तो यही हमारा मेन मोटो था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना। थैंक यू।